कहते हैं जो बीत गई वो बात गई, पर बात तब बनी जब वो बात आपको कुछ सिखा गई। कैट एग्जाम लिखने के बाद काफी सारे स्टूडेंट्स बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। कई बार कुछ ऐसे लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस से हम गुजरते हैं जिनका हैंगओवर, इफ आई कैन यूज द टर्म हैंगओवर, इतना ज्यादा रहता है कि हम उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। कि कैट में जितनी पढ़ाई करी वो प्लस करो और अगले एग्जाम की तैयारी करो। फंडामेंटल लेवल पे जो कैट की तैयारी करी है वो तो आपकी काम आनी ही आनी है। इसके बियॉन्ड देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू कैन ऐड। आपके सीनियर्स ने क्या गलती करी पढ़ने में, मॉक्स लिखने में, एनालिसिस करने में, किस टाइम पे स्टार्ट करा। कहते हैं जो बीत गई वो बात गई, पर बात तब बनी जब वो बात आपको कुछ सिखा गई। मान लीजिए आज वो फिर से कछुए और खरगोश के बीच में वही रेस हो जाए तो खरगोश बिल्कुल नहीं हारेगा, क्योंकि उसे याद रहेगा कि वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सो गया था। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हारने की तो बात बनती नहीं है। लेट्स अंडरस्टैंड कि कैट 2024 आपको क्या सिखा गया। आई एम क्वाइट श्योर ये पर्टिकुलर पॉडकास्ट आपके आने वाले ओमेट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, जैट के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, एंड इफ यू आर राइटिंग कैट 2025 उसके लिए भी बहुत यूजफुल होने वाला है। वेरी वार्म वेलकम भूषण सर। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैट एग्जाम लिखने के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। कोई बोलेगा कि परसेंटाइल मेरी कितनी आ रही है, यार ये क्वेश्चन रह गया। कहीं ना कहीं उनकी फ्रीक्वेंसी वो नहीं रहती जो कि पहले थी। दे आर नॉट इन रेगुलर स्टेट ऑफ माइंड। व्हाट इज योर एडवाइस टू ऑल ऑफ देम? I think the first piece of advice for everyone who has appeared in CAT, everyone, is to forget CAT. Right. I mean, कई बार कुछ ऐसे लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस से हम गुजरते हैं जिनका हैंगओवर, इफ आई कैन यूज द टर्म हैंगओवर, इतना ज़्यादा रहता है कि हम उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। तो पहली चीज़ तो प्लीज़ एट बेस्ट 1 दिन ले लो, 2 दिन ले लो, बट मेक श्योर दैट यू गेट ओवर द हैंगओवर ऑफ CAT 24, बिकॉज if you don't, you're not going to be able to focus on what lies ahead. And believe me, in a lot of cases, what lies ahead is probably more important than what has happened in CAT 24. Right. And I'll take this particular thought to next thought. और मेरा क्वेश्चन ये है, मेरे मेंटर्स जब मैं कैट की प्रिपरेशन करता था और कैट खत्म हो जाता था तो वो एक चीज़ कहते थे कि कैट में जितनी पढ़ाई करी वो प्लस करो और अगले एग्जाम की तैयारी करो। तो ये प्लस कैसे किया जाए? अंडरस्टैंड दैट अब जो बाकी की एग्जाम्स हैं, लेट्स से इनमैट, स्नैप, एग्जिटी, देयर आर सर्टेन सेक्शंस और टॉपिक्स और सब एरियाज विच आर डिफरेंट फ्रॉम कैट, बट मोस्ट ऑफ द सिलेबस इज सेम। सो फंडामेंटल लेवल पे जो कैट की तैयारी करी है वो तो आपकी काम आनी ही आनी है। इसके बियॉन्ड देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू कैन ऐड। तो जो आप प्लस वाली बात कर रहे हैं, आइडेंटिफाई की लॉजिकल रीजनिंग में मुझे क्या ऐड करना है, इंग्लिश में, वोकैबुलरी में, जैट में देयर इज अ सेक्शन कॉल्ड डिसीजन मेकिंग, राइट, which is a completely different section, but it doesn't require a lot of learning. मतलब it's based on your ability to choose the best possible course of action, if I can say so. तो आपको best possible course of action के लिए कुछ बहुत सीखने की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। So whatever you have done earlier will be a great asset to what you have done so far, and उसके बाद continue with your preparation specific to the exams that you are targeting. एक ऑब्जर्वेशन रही है मेरी, जितने स्टूडेंट्स कैट और जैट एग्जामिनेशन लिखते हैं, सो इफ समबडी स्कोरिंग 85 परसेंटाइल इन कैट, वो जैट में 75 से 80 परसेंटाइल के बीच कहीं ना कहीं आ जाता है। बट कुछ सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कैट से ज़्यादा मार्क्स जैट में लेके आ जाते हैं, उनकी परसेंटाइल काफ़ी अच्छी होती है। ऐसे स्टूडेंट्स एग्जैक्टली करते क्या है सर? I think I'll give you a overall picture of what happens to the psyche of students once they've appeared in CAT. बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका पेपर कैट का अच्छा चला जाता है, बिकॉज नाउअडेज विद इन फ्यू डेज कैट की आंसर की जा जाती है, एक्सपर्ट्स अपना ओपिनियन दे देते हैं कि इस रेंज में अच्छा परसेंटाइल आ जाएगा। दीज स्टूडेंट्स टेंड टू बिकम कैजुअल, राइट, कि भाई अब तो मेरा कैट ही निकल गया है, तो जैट के लिए शायद उतनी इंटेंसिटी से प्रिपरेशन नहीं करते। A lot of people who after analysis feel कि यार they have not done justice to their preparation. तो कैट में इतना अच्छा नहीं गया है, बट अब 1 महीना बचा है, and I can give my best shot to another interesting exam, probably an equally challenging exam, which is that. तो अगर वो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल देते हैं तो जो कैट में पहले पीछे थे वो आगे बढ़ जाते हैं, वो आगे हो जाते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग कैजुअल हो गए और बहुत सारे जो पहले कैजुअल थे अब सीरियस हो गए। A lot of times students are very good in certain areas of exam that are not applicable for CAT, जैसे मैं decision making बोल रहा हूँ। So it's a genuine advice to students, just look at
अ रैंडम सैम्पल पेपर ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड देयर इज अ गुड चांस कि हो सकता है आप इंग्लिश में अच्छे नहीं हो, आप LR में अच्छे नहीं हो, आप QA में बहुत अच्छे नहीं हो, बट यू माइट डू रियली वेल इन दैट सेक्शन. तो इट्स लाइक अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. तो भाई एक डिफरेंट स्पोर्ट खेल रहे हो, एक डिफरेंट सब्जेक्ट की अब टेस्टिंग हो रही है, तो हो सकता है कि कुछ बच्चे उसमें आउट परफॉर्म कर जाए और कुछ बच्चे जो पहले गेम में बहुत अच्छा कर रहे थे वो सेकंड गेम में इतना अच्छा ना परफॉर्म कर पाए. सो एवरी गेम इज डिफरेंट, इट रिक्वायर्स डिफरेंट स्किल सेट, different mindset, different hours of practice and rhythm. So make sure that you are attuned with that part कि यार इस गेम को जीतने के लिए मुझे क्या करना है. Right. And then I think life will take its course. CAT is a tough level of difficulty examination, whereas on the other side, SNAP and NMAT are easier. Right. So मुझे उस बैटिंग पिच पे बैट करना तो आता है, बट अब डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होने वाले हैं, यहाँ पर बैटिंग कैसे करूँ? I think understand the conditions really well as you said. तो इस बैटिंग पिच पे स्पीड बहुत चाहिए. राइट. और अगर स्पीड आपकी नहीं है तो ट्राई एंड मेक श्योर दैट यू वर्क ऑन दिस एरिया कि आप क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएँ across areas. So if you look at SNAP and NMAT, SNAP is just for 1 hour and NMAT maybe you have time limit के restrictions across different areas. तो अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि मैं क्वेश्चन देखते से कितना जल्दी से जल्दी उसका आंसर निकाल सकता हूँ. सो योर शॉर्टकट्स, फॉर्मूलाज, random out of the box techniques, command on subjects like vocabulary, input output, coding decoding, number series, letter series, blood relations, direction sense, बहुत सारे ऐसे areas हैं जिनमें speed बहुत जल्दी आ सकती है. You just need to know. I mean, a lot of times I've given this analogy that exams are like a game. Right. They have a set of rules and regulations. You have to understand those rules and regulations and make sure that you understand how to win. तो भाई गेम को जीतना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, और उसके लिए प्रैक्टिस करते जाओ, and then you'll be able to do equally well in the exam. Should I write mocks for these two examinations? Absolutely. In fact, think of it this way. आप अगर किसी भी चीज़ में अच्छे हो, it can be dance, it can be painting, it can be a particular sport, it can be any hobby of yours that you feel you are decently good at. भाई अच्छे कैसे बने? Suppose you are a good speaker. Right. I want to ask you. Yeah. I mean, a lot of people love you and like you for the way you speak. आप अच्छे बिना प्रैक्टिस के बन गए? नहीं, प्रैक्टिस तो बहुत लगी है. आई थिंक तो द सेम थिंग इज हियर. स्नैप एंड मैट कि अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन की बात करें, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट दैट यू नीड टू डू इन दैट 1 hour जब स्नैप का पेपर आएगा. तो आई थिंक मॉक्स आर एन एब्सोल्यूट इंडिस्पेंसेबल एसेट दैट यू नीड टू वर्क ऑन. इसके बिना यू विल नॉट बी एबल टू डू वेल. यूजुअली जब हम कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो पहले सिलेबस आता है, फिर एडवांस सिलेबस आता है, फिर एडवांस मॉक्स आते हैं, एवरीथिंग. बट अब हम वो सब कुछ कर चुके हैं. करेक्ट. राइट. अब हमारे सामने ओमेट्स अब आ रहे हैं. अब हम सिलेबस नहीं करेंगे, अब हम एडवांस लेवल प्रिपरेशंस नहीं करेंगे, अब हम एग्जैक्टली करें तो करें क्या? एग्जैक्टली एग्जाम रिलेवेंट प्रैक्टिस करें. राइट. सो व्हेन आई से एग्जाम रिलेवेंट प्रैक्टिस करें, थिंक ऑफ अ टॉपिक लाइक गेम्स एंड टूर्नामेंट्स जो शायद आपने कैट के DLR के प्रिपरेशन में बहुत टाइम स्पेंड करा होगा, शायद उसकी अब जरूरत ही नहीं है. मैक्सिमा मिनिमा, वेन डायग्राम्स, इनकी शायद अब जरूरत ही नहीं है. बट इनपुट आउटपुट में अगला आउटपुट क्या होगा किसी क्वेश्चन का बेस्ड ऑन 5 सीरीज ऑफ स्टेप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डायरेक्शन सेंस में अगर एक पर्सन 5 मीटर ईस्ट ट्रैवल करता है, 10 मीटर वेस्ट ट्रैवल करता है, और ऐसे 10 डायरेक्शंस के बाद वो पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द फाइनल डिस्टेंस, तो यू शुड बी एबल टू जस्ट लुक एट दैट क्वेश्चन, क्विकली क्रिएट दैट मैपिंग एंड गेट टू द आंसर स्ट्रेट अवे विद इन अ मिनट. तो अगर आप ये स्किल डेवलप कर लें, अगर आप ये समझ लें कि किन क्वेश्चन टाइप्स, किन सब्जेक्ट एरियाज पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है, और सबसे अच्छा तरीका इज अपीयरिंग इन मॉक्स. एक बेसिक प्रॉब्लम जो कि बहुत इंटेलिजेंट कैट स्टूडेंट की आती है, वो रहती है कि दे आर गुड एट एक्यूरेसी बट नॉट विथ स्पीड. फ्रॉम नाउ ऑन हाउ कैन दे इम्प्रूव द स्पीड? कोई स्पीड इन्हेंसमेंट टेक्निक्स हैं? येस, इनफैक्ट look at the standard question types that have been historically asked in SNAP and NMAT. You will find कि हर एक उस क्वेश्चन टाइप में कोई ना कोई पैटर्न या शॉर्टकट या फॉर्मूला लग रहा है. राइट. तो अगर आपको वो शॉर्टकट या पैटर्न या फॉर्मूला पता है, इफ़ यू नो कि इस तरह के क्वेश्चन में लगना है, आई विल से अराउंड 60% क्वेश्चंस तो देखते से हो जाएंगे. ओके. सो आपके फंडामेंटल्स एसेंशियली विल हेल्प यू गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस राइट, बिकॉज आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर है, तो आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस वैसे सही कर लोगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस में वो स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट या स्टैंडर्ड फॉर्मूला या टेक्निक लग जाएगी जिससे आंसर आ जाए. तो जस्ट फोकस ऑन सम ऑफ द थिंग्स दैट मे बी यू इग्नोर्ड. आइडियली तो कैट में भी वो काम आते, बट अगर कैट के टाइम पे वो आपने इग्नोर कर दिए तो नाउ इज़ अ गुड टाइम फॉर यू टू रिफ्रेश दैट.
somebody who's very serious aspirant 2025 की कैट की प्रिपरेशन अभी कर रहा होगा और हमें देख भी रहा होगा. जब हम लोग प्रिपरेशन करते थे तो अभी जैसे एग्जाम एनालिसिस सेशंस लिए वगैरह लिए हमने आप और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने उसको देखा एंड सराहा भी. थैंक यू फॉर दैट ऑडियंसेस. मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हाउ कैन वन टेक द बेस्ट आउट ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर. जो मेरा जस्ट पिछले साल का पेपर था उससे मैं बेस्ट आउटपुट कैसे निकाल सकता हूँ? Correct. I mean, just to give an add-on to what you're saying, human beings the way they have evolved, तो इवोल्यूशन का सबसे अच्छा तरीका ये है कि दे हैव लर्न फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स. राइट. भाई हमारे पिताजी ने गलती करी थी, मुझे ये गलती नहीं करनी है, एंड आई हैव गॉट दैट फ्रॉम माय फैमिली. राइट. तो सेम चीज़ हम कैट के साथ कर सकते हैं कि आपके सीनियर्स, तो कैट 25 जो एस्पिरेंट्स हैं, आपके सीनियर्स ने क्या गलती करी पढ़ने में, मॉक्स लिखने में, एनालिसिस करने में, किस टाइम पे स्टार्ट करा, क्या इतना लेट हो गया स्टार्ट करने में प्रिपरेशन, एग्जाम के टाइम पे क्या गलतियाँ करी. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन लर्न फ्रॉम समबडी एल्सेज एक्सपीरियंसेस, जो आई थिंक ह्यूमन बींग्स के अलावा किसी और में शायद इतनी कैपेबिलिटीज नहीं है. तो आई थिंक द बेस्ट वे इज टू बी ह्यूमन एंड यूज दैट पोटेंशियल टू लर्न एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम समबडी एल्सेज एक्सपीरियंसेस एंड मिस्टेक्स. तो आप बिल्कुल एनालिसिस सेशंस देखो, आप बिल्कुल लोगों का फीडबैक समझो, लोगों के पॉजिटिव्स सीखो कि उन्होंने क्या सही करा, उनकी जो गलतियाँ थी वो समझो, एंड ट्राई एंड सी कि क्या ऐसे चांसेस हैं कि आप भी ये गलतियाँ कर सकते हो, तो उन्हें ओवरकम करने के लिए क्या सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, उनका डिस्कशन करो. सो देयर इज़ अ लॉट टू लर्न फ्रॉम ऑल द एनालिसिस दैट वी हैव डन सो फार इन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि मैं जब कैट 25 अपीयर करूंगा तब गारंटी है कि ये गलतियाँ तो नहीं करूँगा, शायद कुछ और नहीं करूँगा, बट ये तो नहीं करूँगा. हाँ, नई गलतियाँ इज एक्सेप्टेबल, बट पुरानी गलतियाँ रिपीट करना इज अ ब्लंडर. So as they say, the most intelligent person is someone who learns from someone else. And आपको भी उतना इंटेलिजेंट होना है. आई थिंक ये पॉडकास्ट जो आपको ये बताता है कि आने वाला स्टेप आपका कौन सा होना चाहिए. आई थिंक हमने सब कुछ डिस्कस किया. अगर कुछ छूटा है तो आप हमारी कमेंट सेक्शन को भर सकते हैं, हमारी टीम उसको आंसर करेगी. हो सकता है हम नेक्स्ट पॉडकास्ट उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आए. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड stay tuned on Supergrad Scat because a lot of good content is coming over here. That's all. Bye-bye.